हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखी थी बताओ? एसेट। और अब हम क्या सीख रहे हैं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी कि कर्जे। लायबिलिटीज यानी कि बताओ किस पे कर्जे? ओनर पे कर्जे या बिजनेस पे कर्जे? सबसे पहली बात, ओनर के लिए कुछ नहीं है। एसेट थी वो भी किसकी थी? बिजनेस की। और लायबिलिटीज है वो भी किसकी है? जो भी कुछ है वो किसका है? बिजनेस का। बिजनेस पे सबसे पहला कर्जा होता है कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने लगाया है। किसमें लगाया है? बिजनेस में। समझो मेरी बात, समझो। जब ये कोचिंग सेंटर शुरू हुआ था तो कोचिंग सेंटर मेरे पास आया, बोलता है, मैंने कहा ना कोचिंग सेंटर अलग है और मैं वंदना गुप्ता अलग हूं। कोचिंग सेंटर मेरे पास आया, कोचिंग सेंटर मेरे से बोला कि मैडम मैडम 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए 2 लाख रुपए? बोलता है मैडम मुझे उससे एसी खरीदना है और फर्नीचर खरीदना है। क्या खरीदना है? एसी खरीदना है और फर्नीचर। मैंने 2 लाख रुपए कोचिंग सेंटर को उठा के दे दिए। ये हो गई कैपिटल। जो 2 लाख रुपए मैंने कोचिंग सेंटर को दिए ना, वो क्या हो गई? कैपिटल। और वो कोचिंग सेंटर के ऊपर कर्जा हो गया। कोचिंग सेंटर कमा के वापस करेगा, और कमा के वापस नहीं कर पाया तो जो उसने फर्नीचर और जो उसने एसी खरीदा है उसको बेच के वापस करेगा। पर मेरा पैसा तो मुझे वापस करेगा ही करेगा। जब भी कोचिंग सेंटर वापस बंद होगा वो मेरा पैसा मुझे क्या करेगा? वापस करेगा। समझ में आ रहे ना? तो कैपिटल कौन सा पैसा हो गया बताओ? कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो कैपिटल है। इट इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है बताओ? लायबिलिटीज है। ये बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। कैपिटल किसने लगाया? किसने लगाया? किसमें लगाया? बिजनेस में। ओनर ने बिजनेस में। कोचिंग सेंटर मेरे पास आया था, 2 लाख रुपए लेके गया था। वो 2 लाख रुपए का उसने क्या खरीदा? एसी और फर्नीचर। बोलो बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने वो 2 लाख कोचिंग सेंटर को उधार दिया है। कोचिंग सेंटर वो मुझे वापस करेगा। अगली जो लायबिलिटी है वो है बैंक लोन। क्या है? बैंक लोन। पहले दिन कोचिंग सेंटर मेरे पास आया, बोलता है मैडम मैडम 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए 2 लाख रुपए? बोलता है मैडम फर्नीचर खरीदना है, एसी खरीदना है। मैंने उसको दे दिए। अगले दिन फिर आया, बोलता है मैडम अब 5 लाख रुपए और चाहिए। मैंने कहा 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? बोलता है मैडम ये बोर्ड खरीदना है, कैमरा खरीदना है, सिस्टम खरीदना है। मैंने कहा भैया इतने 5 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, तू कहीं और जाके ले। बात समझ में रहे ना? तो कोचिंग सेंटर किसके पास चला गया? बैंक के पास। और बैंक से उधार उठा लिए 5 लाख रुपए। ये कौन सी लायबिलिटी हो गई? बैंक लोन। मतलब जो अपनों से मांगा कोचिंग सेंटर ने वो क्या है? कैपिटल। जो परायों से मांगा वो क्या है? बैंक लोन। भाई देखो ना, कोचिंग सेंटर के लिए अपना कौन? मैं ओनर हूं ना, तो मैं अपनी हो गई। तो मेरे से मांगा वो क्या है? कैपिटल। और जो बाहर वाले यानी कि बैंक से मांगा वो क्या कहलाएगा? बैंक लोन। क्या कहलाएगा वो? बैंक लोन। मैं वो एक और एग्जांपल मांगती हूँ। तुम लोग अपने पापा के पास गए, पापा पापा 1000 रुपए चाहिए, पापा ने दे दिए, और ये पूछ के कि वापस कब करेगा, ऐसे ही नहीं दिए निकाल के। पापा ने आपको 1000 रुपए दिए और पूछ लिया वापस क्यों कब करेगा, तो ये क्या कहलाएगी? कैपिटल। जैसे ही अपनों से मिला ना वो पैसा, और आप दोस्त के पास गए 1000 रुपए लेने के लिए, दोस्त ने कहा वापस कब करेगा, तो ये क्या? बैंक लोन जैसा हो गया। समझ में आ रही है ना बात? ये नहीं, जब बिजनेस अपनों से मांगता है उधार तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। और जब परायों से यानी कि बैंक से मांगता है उधार तो उसे क्या कहते हैं? बैंक लोन। क्या कहते हैं? अगली जो लायबिलिटी है दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है? प्लीज इसको ध्यान से सुनना। जमा से ज्यादा निकालना। जमा से, सुनो, लोन और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है? बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। लोन भी बैंक से कर्जा लिया जाता है और ओवरड्राफ्ट भी बैंक से ही कर्जा लिया जाता है। लोन किससे कर्जा होता है? बैंक से। किसने उठाया कर्जा? बिजनेस ने। बिजनेस ने जो ओनर से उठाया वो कैपिटल। बिजनेस ने जो बैंक से उठाया वो बैंक लोन। बिजनेस ने जो बैंक से उठाया वो बैंक ओवरड्राफ्ट। पर लोन और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है? प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब बैंक लोन उठाता है, समझो 1 लाख का लोन उठाया, बैंक लोन कितने का उठाया? 1 लाख का। 1 लाख का लोन है, कितने का लोन है?
छोटी अमाउंट से एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 लाख का लोन उठाया और मान लीजिए 60 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। आपको पता है 60 इंस्टॉलमेंट ऐसे ही नहीं हो जाती, 5 साल में बीतती है 60 इंस्टॉलमेंट। कैसे? 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 साल हो गए ना। 60 इंस्टॉलमेंट महीने की इंस्टॉलमेंट है, साल में कितने महीने? 12। तो 5 साल में आपके 60 महीने बीतते हैं। 5 साल में कितने महीने बीतते हैं? 60 महीने। तो 60 महीनों में पे करना है। तो आपको क्या लगता है कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी? अंदाजा मैं लगाती हूँ कि अंदाजा ऑन एन एवरेज इमेजनरी फिगर लेके चल रही हूँ, 2000 की इंस्टॉलमेंट बनेगी 60। तो आपको 1,20,000 वापस करने पड़ जाएंगे। 20,000 रुपए किस चीज के वापस करने पड़ेंगे? इंटरेस्ट के। 20,000 किस चीज के वापस करने पड़ेंगे? इंटरेस्ट के। बताओ लोन कितने का उठाया? लोन कितने का उठाया? कितनी इंस्टॉलमेंट वापस करना है? 60 में। तो 2,000 की 60 इंस्टॉलमेंट वापस करोगे तो 2,000 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 1,20,000 वापस किया। 1 लाख का लोन उठाया, 1,20,000 वापस किया। समझ गए ना? ये क्या कहलाता है? बैंक लोन। लोन, बैंक लोन। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान लिया आपके बैंक में 50,000 रुपए जमा है। कितने रुपए जमा है? और आपने 1.5 लाख रुपए निकलवा लिए। क्या बैंक ऐसा करने देता है? नहीं। जो बैंक के रेपुटेटेड कस्टमर होते हैं, जिनकी इज्जत होती है बैंक की नजर में, उनको करने देता है 50,000 रुपए जमा करवा के 1.5 लाख रुपए निकालना। कितने जमा है बैंक में? निकाल कितने लिए? 1.5 लाख। बैंक ये सबके साथ नहीं करने देता। जो बैंक के रेपुटेटेड कस्टमर होते हैं उनको ये बैंक करने देता है। जैसे मैं सीए हूं ना, तो मुझे 25-30 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट मिला हुआ है। मेरे अगर 1 लाख रुपए भी जमा है ना, तो 25-26 लाख रुपए मैं तुरंत निकाल सकती हूँ बैंक से। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पता है सीए है, लेके भागे की तो है नहीं। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? 20-25 लाख रुपए थोड़ा लेके भाग जाएगी। तो बैंक आपको नहीं करने देगा। आपको ये बैंक 15-20 साल के बाद हो सकता है करने दे, जब आप थोड़े से कमाने वाले या बड़े हो जाओ। समझ में आ रही है ना? थोड़े से ऊपर उठ जाओ। तो कितने जमा है? 50,000। कितने निकाल लिए? 1.5 लाख। कितना नेगेटिव रह गया? 1 लाख का। अगर आपने 1 लाख अगले दिन आ गए आपके पास, तो आपका ब्याज कितने दिन का लगेगा? 1 दिन का। तो ये क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। समझो मेरी बात, समझो। इसमें फैसिलिटी होती है, चाहे अगले दिन पैसा जमा करा दो तो अगले दिन 1 ही दिन का ब्याज लगेगा। जरूरी नहीं है कि आपको 60 इंस्टॉलमेंट बनानी। मैंने भी ओवरड्राफ्ट ही लेती हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है, तो लोन कभी नहीं लेती, क्योंकि लोन लेंगे तो लंबी चौड़ी क्या बन जाएगी? इंस्टॉलमेंट। और मैं अपनी लाइफ में क्या लेती हूँ? ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्यों लेती हूँ? आज जरूरत है, निकाल लिया, कल पैसे आ गए, वापस जमा करा दिया, तो वो 1 ही दिन का ब्याज लगेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब जैसे अगले दिन सपोज करो, और चलो आगे, अभी मेरे पास 1.5 लाख है, कितने नेगेटिव रह गए बताओ? 1 लाख। मैंने अगले दिन फिर 1 लाख निकाल लिए, बताओ अब कितने नेगेटिव रह गए? 1 लाख तो पहले से थे, 1 लाख और निकाल लिए, तो कितने नेगेटिव हो गए? 2 लाख। भाई 50 पॉजिटिव थे, 1.5 लाख निकाल लिए, कितने नेगेटिव रह गए? 1 लाख। फिर 1 लाख और निकाल लिए, कितने नेगेटिव हो गए? 2 लाख। फिर मैंने 5 लाख रुपए जमा कर दिए, अब कितने पॉजिटिव हो गए? 2 में से 5 गए, 3 लाख पॉजिटिव हो गए। फिर मैंने 6 लाख फिर निकाल लिए, तो 3 में से 6 गए, अब कितने नेगेटिव हो गए? 3 लाख। तो ओवरड्राफ्ट में नेगेटिव पॉजिटिव चलता ही रहता है। अब सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल बनाती हूँ। अभी गर्मियां चल रही हैं, क्या चल रही हैं? स्वेटर बनाने वाली फैक्ट्री में स्वेटर बिल्कुल नहीं बिक रहे हैं, जानते हो इस टाइम, लेकिन वर्करों को सैलरी देनी है। तो अगर स्वेटर बनाने वाली फैक्ट्री के ओनर को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो लोन लेगा या ओवरड्राफ्ट लेगा? ओवरड्राफ्ट लेगा। क्यों? क्योंकि पता है अभी गर्मियां चल रही है, 2 महीने बाद विंटर आने वाली है, सर्दियां आने वाली है। सर्दियां आएंगी तो स्वेटर डबल दामों पे बिकने शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो जो ओवरड्राफ्ट लिया है उसको 2 महीने बाद वो क्या कर पाएगा? रीपे। तो ब्याज कितने महीने का लगेगा? इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 2 महीने का। जबकि लोन ले लेते तो लंबे टाइम तक जी का जंजाल हो जाता। तो बिजनेस तो है क्या है? बिजनेस जल्दी तो अमीर हो जाता है और जल्दी गरीब हो जाता है। कुछ खरीदना वरीदना पड़ जाए तो गरीब हो जाता है ना? और सेल से पैसा आ जाए तो अमीर हो जाता है। तो जब गरीब हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट उठा लेता है, और जब अमीर हो जाता है तो उस बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या कर देता है? रीपेमेंट। क्या आपको लोन और ओवरड्राफ्ट में अंदर समझ में आया? कैपिटल किससे लिया? ओनर से। लोन किससे लिया? बैंक से, है ना? और ओवरड्राफ्ट भी किससे लिया? बैंक से। लेकिन ये लंबे समय के लिए उठाया है और ये थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए उठाया ओवरड्राफ्ट। समझ में आ रही है ना? आगे चल के सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे भी, इसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं क्योंकि लंबे समय का कर्जा है।
तो इसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं क्योंकि तो कम समय का कर्जा, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगी नॉन करंट करंट के बारे में। फोर्थ जो लायबिलिटी है वो है क्रेडिटर, प्लीज अभी नहीं। फोर्थ जो लायबिलिटी है वो क्या है? क्रेडिटर जो है वो लोग होते हैं, डेटर कौन थे? जिनको उधार माल बेचा था, और जिनसे खरीदा है वो क्या है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आर पर्सन, क्रेडिटर आर पर्सन फ्रॉम होम, जिनसे गुड्स आर परचेज, सामान खरीदा है। कैसे खरीदा है बताओ? परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि उधार में। एंड मनी इज पेबल, उनको पैसा देना है। पैसा उधार, सामान खरीदा उधार में और पैसा देना है। समझो मेरी बात समझो। जिनसे कैश उधार लिया कैपिटल, जिनसे बैंक कैश उधार लिया बैंक लोन, जिससे कैश उधार लिया बैंक ओवरड्राफ्ट, और जिससे सामान उधार लिया वो क्रेडिटर। समझ गए या नहीं समझ गए? इन तीनों से तो कैश उधार लेते हैं और इससे आप सामान उधार लेते हैं। समझ गए? मैं एग्जांपल बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्टेशनरी शॉप खोली। क्या खोली? आपको पता है नई सड़क पे किताबें मिलती है। कहाँ मिलती है? तो नई सड़क से किताबें उधार खरीद लाई और यहाँ पे अपने लोकल एरिया में वो किताबें बेच दी। समझ गए ना? तो नई सड़क वाले क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर, और यहाँ लोकल एरिया वाले क्या कहलाएंगे? डेटर। समझ गए या नहीं समझ गए? लेट्स सपोज करो मैंने एक शर्ट्स की दुकान खोली, साड़ियों की दुकान खोली। किसकी दुकान खोली? आपको पता है बेस्ट साड़ियां चांदनी चौक में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो चांदनी चौक से मैं उधार खरीद लाई और यहाँ पर लोकल एरिया में बेच दी। तो चांदनी चौक वाले क्या है? क्रेडिटर, और ये लोकल एरिया वाले क्या है? डेटर। लेट्स सपोज करो मैंने मसाले की दुकान खोली। किसकी दुकान खोली? मसाले। दिल्ली में फेमस है मसालों के लिए खारी बावली, वहां पर नाम है इसका, फेमस जगह है। तो वहां से मैंने सामान खरीदा और वो यहाँ पर बेच दिया। तो वो जो खारी बावली वाले वो क्या है? क्रेडिटर, और यहाँ वाले क्या है? डेटर। जहां से आप खरीदते हो वो क्या है? क्रेडिटर, और जहां पर आप बेचते हो वो क्या है? डेटर। बस एक ही डिफरेंस है, क्रेडिटर और डेटर के लिए उधार खरीदना और उधार बेचना जरूरी है। समझ में आ रही है ना बात? जिनसे आपने खरीदा वो कौन है? क्रेडिटर, और जिनको आपने बेचा वो कौन है? डेटर। समझ में आ रही है ना? अगली लायबिलिटी है बिल्स पेबल। अगली लायबिलिटी क्या है? प्लीज बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बिल्स पेबल क्या होते हैं? क्या होते हैं बिल्स पेबल? डेटर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट क्या था? बिल रिसीवेबल। और क्रेडिटर के साथ बिल रिटर्न एग्रीमेंट क्या है? बिल्स पेबल। मान लिया मैंने जो है ना चांदनी चौक से कपड़ा खरीदा, यहां पर बेच दिया अपने लोकल एरिया में, तो चांदनी चौक वालों से रिटर्न एग्रीमेंट बनवा लूं तो बिल पेबल, और यहां अपने लोकल एरिया वालों से रिटर्न एग्रीमेंट बनवा लूं तो बिल रिसीवेबल। तो ये क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। ये क्या है? विद क्रेडिटर। किसके साथ? पिछले में डेटर में अगर आप देखो तो रिटर्न एग्रीमेंट किसके साथ था बताओ? डेटर के साथ। डेटर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट विद डेटर, और यहाँ रिटर्न एग्रीमेंट किसके साथ है? क्रेडिटर के साथ। इसमें आपको रिसीव करना है या पे करना है? पे करना है। वहां पर आपको रिसीव करना था सर्टेन मनी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये आपके क्या बन गए बताओ? बिल्स पेबल। क्या बन गए आपके? क्या है बताओ ये? रिटर्न एग्रीमेंट। किसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट है? क्रेडिटर के साथ। क्या करना है इसमें? आपको पे करना है सर्टेन मनी आफ्टर सर्टेन पीरियड। अगली लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्लीज खत्म होने वाला है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब हो गया खर्चे हो गए, पे करने बाकी हैं, पे करने बाकी हैं। प्लीज मेरी बात सुनो, अगर रेंट पे रह लिए, रेंट देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट। बिजली यूज कर ली, बिल देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैंने बेनिफिट तो ले लिया पर पेमेंट करनी बाकी है, तो ये क्या कहलाएंगे? आउटस्टैंडिंग। फिर मैंने आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर में क्या फर्क है? क्रेडिटर से सिर्फ आप सामान खरीदते हो, गुड्स आर परचेज, बाकी किसी चीज के पैसे देने बाकी है तो वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग। रिपेयर करा ली, रिपेयर देना बाकी है तो वो क्रेडिटर नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग रिपेयर है ना। लोन पे ले लिया, ब्याज देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। जिनसे सामान खरीदा है और पैसे देने बाकी है वो क्रेडिटर है, बाकी सब क्या है? आउटस्टैंडिंग। और सातवीं और लास्ट लायबिलिटी है आपकी एडवांस इनकम। क्या है बताओ?
इनकम कैसे मिल गई? एडवांस मिल गई। इनकम कैसे मिल गई? एडवांस। जैसे आप लोग मुझे 12th की फीस अभी से दे दो, तो ये मेरे लिए कर्जा है। क्यों है? अगर मान लिया मैं 12th में नहीं पढ़ा पाई, तुम्हें बीमार हो गई या इंडिया छोड़ के चली गई या कोई अदर रीजन से मैं 12th में नहीं पढ़ा पाई तुम्हें, तो मुझे तुम्हारी फीस क्या करनी पड़ जाएगी? वापस। तो मेरे पर कर्जा है ना जब तक मैं तुम्हें ना पढ़ा लूं। तो ये क्या हो गई बताओ? लायबिलिटी। जैसे कि अगर मुझे फीस एडवांस में मिल गई तो क्या कहलाएगी बताओ? एडवांस फीस। क्या कहलाएगी? फीस अगर एडवांस में मिल गई तो क्या कहलाएगी? एडवांस फीस। रेंट अगर एडवांस में मिल गया तो क्या कहलाएगा? एडवांस। अब बच्चों को प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एडवांस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बस 5 मिनट और मुझे दे दो, एक एग्जांपल बताने दो, फिर आपका सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? क्लियर। मुझे एक बात बताओ, ये टीचर है, चश्मा चढ़ा दूं? ये चढ़ा दिया मैंने। वंदना गुप्ता, दिस इज वंदना गुप्ता। भाई सीए लगाओ, बड़ी मुश्किल से लगाया है नाम के आगे, बहुत एफर्ट्स लगती है। तो ये वंदना गुप्ता है और ये आप छोटे छोटे क्या हो गए बताओ? स्टूडेंट। क्या हो गए आप? स्टूडेंट हो गए, राइट। स्टूडेंट ने फीस देनी बाकी है, फीस देनी। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, स्टूडेंट के लिए तो फीस देनी बाकी है, फीस देनी बाकी है, और वंदना गुप्ता के लिए तो फी मिलनी बाकी है। भाई एक बात बताओ, फीस किसने देने बाकी है? स्टूडेंट ने। किसको देनी बाकी है? वंदना गुप्ता को। तो स्टूडेंट को तो फीस देनी बाकी है, वंदना गुप्ता को फीस मिलनी। स्टूडेंट के लिए कहलाएगी आउटस्टैंडिंग फीस। क्या कहलाएगी? और ये हो गई लायबिलिटी, कर्जा, क्योंकि फीस देनी बाकी है तो कर्जा हो गया। और वंदना गुप्ता के लिए कहलाएगी एक्रूड फीस, फीस कमा ली, मिलनी बाकी है, तो क्या हो गई? ये एसेट। समझ गए या नहीं समझ गए? स्टूडेंट ने फीस देनी बाकी है वंदना गुप्ता को, तो जिन्होंने देनी बाकी है उनके लिए क्या हो गई? लायबिलिटी। और जिसको मिलनी बाकी है उसके लिए क्या हो गई? एसेट, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगी और फ्यूचर में फायदा पहुंचाएगी, और जो चीज फ्यूचर में फायदा पहुंचाए वो क्या होती है? एसेट। एक और एग्जांपल और फिर आपकी क्लास कंप्लीट ऐसी ही। ये है टीचर, ये टीचर है, ठीक है, सीए वंदना, टीचर, राइट। और ये कौन है? स्टूडेंट। कौन है ये? अब स्टूडेंट ने वंदना गुप्ता को फी एडवांस दे दी। फी कैसे दे दी? एडवांस दे दी। मुझे एक बात बताओ, अगर टीचर ने, स्टूडेंट ने वंदना गुप्ता को क्या दे दी? फीस एडवांस। तो इसने तो फी एडवांस दे दी, दे दी, और इसको फीस एडवांस मिल गई। फीस क्या मिल गई? एडवांस मिल गई। मुझे सिर्फ इतना बता दो, जिन्होंने फीस एडवांस दे दी, प्रीपेड फीस, प्रीपेड फीस ना, इन्होंने एडवांस दे दी और इनको एडवांस मिल गई, तो प्रीपेड फीस, और इसके लिए क्या कहलाएगी? एडवांस फीस, क्योंकि इसको इनकम एडवांस मिल गई। इसको क्या एडवांस मिल गई? इसने खर्चा एडवांस दे दिया, इसको इनकम एडवांस मिल गई। तो जिसने एडवांस दे दिया उसके लिए क्या है? एसेट, और जिसको एडवांस मिल गई उसके लिए क्या है? लायबिलिटी। प्लीज, इसने क्या किया? खर्चा एडवांस दे दिया, खर्चा एडवांस दे दिया, तो जिसने खर्चा एडवांस दे दिया उसके लिए क्या है? एसेट, और इसको इनकम एडवांस मिल गई। भाई स्टूडेंट के लिए खर्चा है तो वंदना गुप्ता के लिए इनकम है ना, स्टूडेंट के लिए खर्चा है तो वंदना गुप्ता के लिए क्या है? इनकम। इवन यहाँ पे मुझे वंदना गुप्ता भी नहीं लिखना चाहिए था, सीए वंदना गुप्ता क्लासेस लिखना चाहिए था, क्योंकि जो चीज होता है वो किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। तो मैं यहाँ क्या वर्ड यूज कर देती हूँ? क्लासेस, क्योंकि वंदना गुप्ता तो कुछ नहीं है ना, अभी तक तो बताया है मैंने, राइट। और यहाँ भी सीए वंदना गुप्ता क्या होगा? क्लासेस। बोलो ठीक है। इसने फीस देनी बाकी है, मतलब फीस देनी बाकी है मतलब खर्चा पे करना बाकी है, खर्चा पे करना बाकी है, और इसको फीस मिलनी बाकी है, मतलब क्या मिलनी बाकी है? इनकम मिलनी बाकी है। समझ में आ रही है ना बच्चों? प्लीज बच्चों, ये आपके एसेट और लायबिलिटी क्या हो गए? खत्म। अगली क्लास में क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंस। अगर आपको इस क्लास से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को क्या करो? शेयर करो।
राइट। नजफगढ़ में पढ़ाती हूं मैं, थाना रोड पर। थैंक यू सो मच, बाय।